और इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। ईरान के लोगों को नेतन्याहू का नया संदेश। बहुत जल्द तेहरान के आसमान में इजरायली फाइटर जेट मंडराएंगे। नेतन्याहू ने कहा खमेनेई सरकार की हर महत्वपूर्ण स्ट्राइक साइट पर स्ट्राइक करेंगे। नेतन्याहू ने कहा खमेनेई के अत्याचारी शासन से ईरान के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान की पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख का दावा, इजरायल ने हमले रोकने की अपील की। ईरान ने कहा कुछ देशों के जरिए इजरायल ने संदेश भिजवाया था। एक और बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री ने की ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात। मॉस्को संघर्ष को कम कराने के लिए तैयार, सर्गेई लैवरोव ने कहा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद को तैयार, सर्गेई लैवरोव ने कहा। इजरायली हमलों में मारे गए ईरानी लोगों के लिए संवेदना है, सर्गेई लैवरोव ने कहा। ये तीनों ब्रेकिंग हमारे साथ हैं। जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बड़ा टेक क्या है? क्या ये चीजें कंट्रोल में आएंगी? आज रात शायद नहीं हो, क्योंकि वहां पर एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसकी वजह से आज दिन भर ईरान ने अटैक नहीं किए, लेकिन क्या वो थोड़ी देर में हमले कर सकता है? क्या 12 बजे के बाद हमले कर सकता है, या फिर इजरायल अटैक करेगा? क्या लग रहा है आपको? जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और हम देख रहे हैं उसका रिट्रीब्यूशन जो इन्होंने ट्रू प्रॉमिस 3 का किया था। ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत दिनों से पेंडिंग था और ईरान को यह डर था कि यदि वो करता है तो रिटेलिएशन बहुत बड़ा होगा। तो देखिए, ये तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग द एनिमी इन द बैटलफील्ड। तो इजराइल ने जो किया है, बिकॉज इजराइल हैज डन अलोन, एंड उसमें टैसिट सपोर्ट तो है ही सभी का, बिकॉज इट इज बीन ये पुश हो रहा है नेतन्याहू साहब के तरफ से। और ये नहीं कि वो अकेले हैं, इजराइल का पूरा जो आईडीएफ का सपोर्ट है, आईडीएफ का सपोर्ट उनको तो है, और उन्होंने जो किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, अभी आपके नहीं जो खबर चलाई जिसमें यह दिखाया कि शायद इजराइल उनको कह रहा है कि हम रोकना चाहते हैं, दूसरों को बोलना चाहते हैं। इजराइल क्या कह रहा है कि यू जस्ट एग्रीड ऑन दिस डील, जो ये कहना चाह रहे हैं जो न्यूक्लियर डील है। ये तो न्यूक्लियर डील पहले इन्होंने किया था, 2015 में तो साइन हुआ था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे निकल गए थे, अभी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी लगे हुए हैं। 6 बैठक का दौर हो चुका है और ईरान को ऐसा लगता है कि यदि वो डिले करेगा तो उसकी वेपन ग्रेड जो 60% है वो 90% है, वो कर लेगा। जो ये खबर आ रही थी कि 3 से 4, कोई कहते हैं 8 उनकी कैपेबिलिटी है, इतना उन्होंने इनरिचमेंट अभी कर लेते हैं। बट वेपन ग्रेड का इनरिचमेंट अभी हुआ नहीं है, और उसके पहले ही अभी तो रेडिएशन की भी बात शायद आपके। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जो एक चीज मुझे बताइए कि नेतन्याहू के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, ईरान का जो न्यूक्लियर स्टॉक है या जो एनरिचमेंट प्लान है या जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पीछे करना, जिसमें वो कामयाब हो गए, 100% कामयाब हो गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट कई सारे मार दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर अटैक किया है नतान्ज वगैरह में, वहां पर रेडिएशन लीक की खबर है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज। इस रिजीम चेंज को लेकर नेतन्याहू ने, जो हम खबर दिखा रहे हो, प्ले करिए जरा यहां पर वो खबर, नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि हम और अटैक करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ईरान पर अटैक होते हैं तो खमेनेई कमजोर होंगे या उनके साथ लोगों के इमोशन और जुड़ जाएंगे? देखिए, इमोशनली तो मेरे ख्याल से ईरान में काफी बड़ी संख्या ऐसी है जो कि खमेनी के साथ अब रहे, कोई नहीं रहा। क्योंकि देखिए, उनके स्ट्रॉन्ग जो भी थे IRGC, वह उनके सारे लीडर्स मारे गए हैं। उनकी आर्मी, IRGC एक ऐसा ही संगठन ऐसा है जो कि पूरे विश्व में अकेला है, जो कि एक आपके लीडर के साथ खड़ा उसकी देख रेख के लिए, और पूरी दुनिया के अंदर में वो चीजें करता है, जो उसका कुर्द का जो फोर्सेस हैं। तो IRGC बहुत कंप्रोमाइज हो चुका है, सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, उनके एयर चीफ मारे जा चुके हैं। यदि आपको रियासी का याद होगा, और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो पहले मारे गए थे। अब आप बताइए कि जो फिजिस्टियान हैं वो तो एक माने जाते थे कि वो दूसरे वो कट्टर नहीं है। somehow I feel कि जो आयतुल्लाह खुमैनी है, he has been more or less getting sidelined। और देखिए, उसको कभी भी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि वो कहते हैं कि 1000 उनके एजेंट्स हैं जो मोसाद के वो हैं, और वो एजेंट्स IRGC के हैं, ये कोई दूसरी जगह नहीं है। Got it।
आपको ये पता होगा पहले भी आई थी कदर, आईआरजीसी के अंदर बहुत कंप्रोमाइज हो चुका है। इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए वो लोग कई सारी चीजों को अंदर एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी हो रहे हैं। सिन्हा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग 2 दिन के अंदर ही ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मिसाइलों के धमाके नहीं बल्कि सत्ता की नींव भी हिलती दिखाई दे रही है। इजराइल के टारगेट पर अब सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने और उसकी टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि वहां के हुक्मरान भी हैं। नेतन्याहू के निशाने पर ये सब हैं। ईरान के लिए हालात इतने भयावह हैं कि इजरायली मिसाइलों की गूंज अब तेहरान के उस महल तक पहुंच चुकी है जहां खुद सुप्रीम लीडर अली खमेनी बैठते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने खमेनी के घर के पास बड़ा धमाका किया है। यह हमला तेहरान में राष्ट्रपति भवन के पास किया गया है जहां इजराइल ने एक मिसाइल दागी। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नजदीक हुए इस धमाकों से वहां हड़कंप मच गया। इस धमाके ने साफ कर दिया कि अब नेतन्याहू के निशाने पर सुप्रीम लीडर की कुर्सी है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद खमेनी के लिए नेतन्याहू के 2 प्लान तैयार हैं। पहला प्लान है टॉप लीडरशिप की तरह खमेनी को भी रास्ते से हटा दिया जाए, और दूसरा प्लान है रणनीतिक तरीके से खमेनी को ईरान की सत्ता से बेदखल किया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तानाशाही शासन का तख्ता पलट करना नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य है। उनके इस पूरे सैन्य अभियान का एक बड़ा मकसद खमेनी को कुर्सी से बेदखल करना बताया जा रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान में खमेनी के खिलाफ जन विद्रोह की चिंगारी भड़के, एक ऐसी आग जिसमें खमेनी की कुर्सी जलकर राख हो जाए। इसके लिए वो ईरान की जनता और निर्वासित विपक्ष को साथ लेने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तख्तापलट की स्क्रिप्ट में कुछ और अहम किरदार जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिनमें पहला है सुन्नी बहुल मुस्लिम देश जो पर्दे के पीछे रहकर नेतन्याहू की योजना में मददगार बन सकते हैं। खबर है कि विदेशों में रह रहे ईरान के निर्वासित विपक्षी नेता भी नेतन्याहू की इस क्रांतिकारी योजना का हिस्सा बनने की तैयार है। अपनी तख्ता पलट रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में नेतन्याहू ने मोर्चा भी खोल दिया। ईरान की जनता को भरोसा में लेने के लिए नेतन्याहू ने एक बड़ा दांव चला है। बीती रात उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें ईरान के लोगों को संबोधित किया। नेतन्याहू ने कहा, ईरान के बहादुर लोगों, हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उस क्रूर तानाशाही से है जिसने 46 वर्षों तक आप पर अत्याचार किया। मेरा मानना है कि आपकी आज़ादी का दिन नज़दीक है, और जब ऐसा होगा तो 2 प्राचीन सभ्यता के लोगों की बीच मित्रता फिर से पनपेगी। इजराइल की लड़ाई ईरान की जनता के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उस खूनी इस्लामिक शासक के खिलाफ है जो आपको कुचलता है और अधिकारों से वंचित रखता है। अब समय आ गया है कि ईरान की जनता अपने झंडे और उसके ऐतिहासिक गौरव के साथ एकजुट होकर इस दुष्ट और दमनकारी शासन से अपनी आज़ादी के लिए लड़े। यह आपका मौका है आवाज़ उठाने का और दुनिया को बताने का कि आप इस शासन से आज़ादी चाहते हैं। नेतन्याहू के संदेश ने ईरान और उसके समर्थक देशों में हलचल पैदा कर दी है। कुछ लोगों ने उनके बयान को ईरान में तख्ता पलट की औपचारिक घोषणा मान लिया। इनमें एक नाम है ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का। रेजा पहलवी खमेनी के सबसे बड़े विरोधियों में से गिने जाते हैं, लेकिन इस बार बात विरोध से आगे निकल चुकी है। ईरान के मौजूदा हालात पर रेजा पहलवी ने कहा, खमेनी ने ईरान को युद्ध की आग में झोंका है। उनकी परमाणु महत्वाकांक्षा ने ईरान को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम अपना मुल्क इस शासन से वापस लें। मैं ईरान की जनता के साथ हूं। पूर्वशाही वंशशाही के खिलाफ खड़े होने का यह बिल्कुल सही मौका है। मेरा मानना है कि ईरान की धार्मिक तानाशाही को सत्ता से बाहर करने के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग आयतुल्लाह खमेनी को पसंद नहीं करते। दुनिया के तमाम कोने से खमेनी के खिलाफ ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब इजराइल की सेना उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर चुकी है। 20 से ज़्यादा आर्मी कमांडर मारे जा चुके हैं और 9 साइंटिस्ट भी खत्म हो चुके हैं। इन वैज्ञानिकों में ज़्यादातर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इन सबके बीच खमेनी को सबसे तीखी चेतावनी भारत में इजराइल के राजदूत रोवेन अज़ार ने दी है। उन्होंने खमेनी को सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रोवेन अज़ार ने कहा है कि ईरान को इतिहास की किताबों से सीखना चाहिए, वरना खमेनी का अंजाम मध्य पूर्व के 3 मुस्लिम शासकों जैसा होगा। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की थी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की थी, और लीबिया के शासक रहे गद्दाफी ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। लेकिन तीनों का नतीजा क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है। कुल मिलाकर
एक तरफ इसराइल की मिसाइलें ईरान का भूगोल बिगाड़ने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ खमनेई को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी जा रही है। हालांकि खमनेई भी अपने अहंकार की जंजीर को जकड़ कर खड़े हैं और अपनी टॉप लीडरशिप की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल पर मिसाइलें दागते हैं। उधर इसराइल के हमलों को देखकर लग रहा है कि इस बार नेतन्याहू भी सौगंध लिए बैठे हैं कि चाहे जो हो जाए, आयतुल्लाह खमनेई को ईरान की सत्ता से हटाकर दम लेंगे।